स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो आज हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए इकोनॉमी का पूरे साल भर का करंट अफेयर्स डाटा फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले जीडीपी से स्टार्ट करते हैं। तो जीडीपी की जो वृद्धि दर रही है पहली तिमाही में शुरू के 3 महीने में इस वित्तीय वर्ष के, वो रही है 7.8 और ये वास्तविक वृद्धि है। तो 7.8 याद रखना है पहली तिमाही में। पर अगर बात करें पिछले वर्ष पूरे वर्ष की, तो ये पूरे वर्ष की रहेगी 24-25 और ये रही है 6.5। तो 6.5 पिछले वर्ष, इस साल के 3 महीने की 7.8 रही है। और जो 2011-12 का स्थिर मूल्य था, उस स्थिर मूल्य, क्योंकि हमारा आधार वर्ष अभी भी 11-12 है और इस पर 187 लाख करोड़ का जो मूल्य है वो देखा गया है। इसके बाद है वर्तमान मूल्य की बात करें, अगर पूछा जाए जीडीपी का वर्तमान मूल्य क्या है, तो जीडीपी का अनुमानित वर्तमान जो मूल्य है वो 3,30,68,000 करोड़ है। और जो वृद्धि दर देखी गई है वो 9.8 देखी गई है तो वर्तमान मूल्य पे। तो जीडीपी अनुमानित भी देख लिया हमने जीडीपी। इसके बाद है जो जीडीपी वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर, ये तीनों देख लिए हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि अगला है प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कुछ वृद्धि वगैरह, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये डाटा रहेगा कि जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में, तो प्रति व्यक्ति आय में टॉप पे है कर्नाटक। तो कर्नाटक में मतलब हर एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो कितना है, लगभग 2,04,000। तो 2,04,000 वहाँ पर हर एक व्यक्ति की वार्षिक आय है। तमिलनाडु की बात करें थोड़ा ही उससे पीछे है, जो 1,96,000। फिर आता है हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश आता है चौथे स्थान पर। तो ये वाली भी बातें याद रखनी है। तो अगर हम देखें सबसे पहले शीर्ष राज्य जो है उसमें उत्तर प्रदेश, चूंकि हमें एग्जाम देना है तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। और पहले स्थान पर जो है वो प्रति व्यक्ति आय में वो कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद हरियाणा। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 उत्तर के और 2 दक्षिण के राज्य हैं। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर देखें प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, मतलब अभी जो औसत एज अगर आय निकाल लें तो क्या निकलेगी, तो पूरे भारत की अगर आय निकालें तो स्थिर मूल्य पे है। जो स्थिर मूल्य का मतलब क्या हो जाए, 11-12 के मूल्य से अगर आधार वर्ष बना के 24-25 की निकालें तो 1,14,000 है केवल। मतलब उत्तर प्रदेश का तब भी हम कह सकते हैं कमी है, और उत्तर प्रदेश की 4 गुनी आय है कर्नाटक के लोगों की। तो उत्तर प्रदेश में 50 और यहाँ कर्नाटक। और अगर पूछा जाए क्या वार्षिक वित्त, मतलब जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है देश की, उससे उत्तर प्रदेश ज़्यादा कमाता है कि कम, तो उत्तर प्रदेश के लोगों की जो आय है वो यहाँ से भी कम है, मतलब राष्ट्रीय आय से भी। तो राष्ट्रीय कितनी है आय, 1,14,000 है। पिछले वर्ष कितनी हुआ करती थी, 1,08,000 के आसपास हुआ करती। बाकी डॉलर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने देखा, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला देखें, अगर हम जीबीए में वृद्धि दर पूछा जाएगा, डायरेक्ट जीबीए में वृद्धि दर क्या है, तो जीबीए जो वैल्यू एडेड वाला होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला होता है, तो इसकी जो वृद्धि दर है वास्तविक वृद्धि वो हो रही है 6.8 वृद्धि रही है। अब इम्पोर्टेंट है, जो हमने पहली तिमाही में जीडीपी की देखी थी वो 7.8 थी और इसकी 6.4 है वास्तविक जो वृद्धि रही है 25-26 के लिए, ये चीज़ देखा। उसके बाद है जो जीडीपी का जैसे मूल्य हमने 3,30,00,000 देखा था, वैसे ही जीबीए का मूल्य है वो 1,71,00,000 है। इसके बाद है पीपीपी के आधार पर, जो परचेजिंग पावर वाले हैं उसके आधार पर जो जीडीपी है उसमें हमारा तीसरा स्थान है। वैसे हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। पर परचेज पावर में, परचेज पावर का मतलब होता है मान लो 100 रुपये इंडिया में लें और 100 रुपये ही अमेरिका में, वहाँ 100 रुपये में अमेरिका में कितना सामान आएगा, 100 रुपये में इंडिया में। तो इस आधार पर जो हमारी एक जीडीपी है वो 17 ट्रिलियन की है और भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। उसके बाद प्रति व्यक्ति जो पीपीपी पर प्रति व्यक्ति अगर हम देखें जीडीपी वो कितना है, तो ये रहेगा हमारा $12,000 के आसपास। आईएमएफ का ये डाटा है, $12,000 के आसपास रहेगा। तो ये हमने देखा, क्या क्या देखा, प्रति व्यक्ति जीडीपी में निकाला जाए प्रति व्यक्ति तो 12,000 के पास आएगा, और अगर इकोनॉमी पूरी देखी जाए तो तीसरे स्थान पर रहेंगे। अब परचेजिंग पावर के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो बताती है कि भारत आर्थिक शक्ति है, मतलब यहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा है। इसके बाद बजट के कुछ अनुमान देख लेते हैं, जो कि इसमें 2 वर्ड क्यों लिखे हैं कि 2 ही याद रहते, पूरा तो डाटा याद करना नहीं है, पर तब भी हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला है कि बजट अनुमान 25-26, क्योंकि अभी अनुमान ही तो लगा सकते हैं। तो बजट का देखें, अगर हम अनुमान कुल प्राप्तियाँ, अगर हम क्या कह रहे हैं, कुल प्राप्तियाँ कितनी है, 34,96,000, 34.96 अगर हम इसे पढ़ें तो 34.96 एग्जैक्टली।
तो 34,96,000 करोड़ है, ये क्या है, कुल प्राप्तियां हैं उधार के अलावा, तो ये वाली चीज़ देगी। इसके बाद है कुल व्यय कितना है, 50 लाख करोड़, बजट हमारा 50 लाख करोड़ से ऊपर ही तो है, 50.65 का ये हमारा बजट है, तो ये वाली चीज़ याद रखनी, 50.65 का बजट है, उसमें से कुल प्राप्तियाँ कितनी है हमारी, 34 लाख करोड़। इसके बाद बात करें अगर शुद्ध कर प्राप्तियां हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें केवल कौन सी है, कुल प्राप्तियां हैं, और शुद्ध उसमें से भी हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, तो शुद्ध जो आएगा वो है 28 लाख करोड़ की हमारी जो है कुल प्राप्तियां, 28.37 लाख करोड़ की हैं एग्जैक्टली। तो 3-4 ये डाटा याद रखने, सबसे पहले एक याद रखना बजट कितने का था, 50-65 का बजट है, 50,65,000, इसके बाद लाख करोड़ का। इसके बाद जो कुल प्राप्तियां, अगर कुल प्राप्तियां कह दे तो 34 हैं, शुद्ध प्राप्तियां कह दे तो 28 लाख करोड़ की रहेंगी, 28.37 की रहेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें सकल बाजार उधारी, अब सोचो हम 34 हैं और ये 50, अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम कुछ उधार भी लेंगे, तो जो सकल बाजार उधारी है वो 14.82 लाख करोड़ की रहेगी, हम सकल बाजार उधारी है, तो ये वाली चीज़ हमने देगी। इसके बाद है पूंजीगत व्यय, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा तो यही होता है, जो पूंजीगत व्यय होता है, एक राजस्व व्यय है, तो राजस्व व्यय मतलब सरकार खर्च कर रही है, पूंजीगत व्यय में मतलब सरकार कुछ बना रही है, अस्पताल, रोड, कुछ ऐसा, तो पूंजीगत व्यय है वो जितना ज़्यादा खर्च होगा ये अच्छा है। पर भारत में क्या है, जीडीपी का केवल 3.1 है, जो कि अच्छा है पर तब भी कम है। तो भारत में अगर पूछा जाए वित्त, ये डाटा इंपॉर्टेंट रहते हैं पूंजीगत के, तो पूछा जाएगा पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत व्यय है 3.1%, जो कि लाख करोड़ में अगर लें तो कितना लाख करोड़ है, अब 50 लाख करोड़ का बजट है, तो 11 लाख करोड़ के आसपास, 11.21 जो है लाख करोड़ का ये जीडीपी का पूंजीगत व्यय है। तो एक बार दोबारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है, सबसे बड़ी चीज़ है बजट में कुल व्यय का अनुमान कितना है, 50.65 लाख करोड़। अनुमान इस वजह से क्योंकि जब तक अगला वित्तीय वर्ष आएगा तब तक के लिए देखा जाता है। कुल प्राप्तियां 34, शुद्ध प्राप्तियां 28, सकल उधार हम कितना ले रहे हैं, 14 उधार ले रहे हैं, और हम जो पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर व्यय कर रहे हैं, वो है जीडीपी का 3.1, और रुपए में अगर पूछा जाएगा दोनों ही आ सकते हैं, नंबर भी और परसेंटेज भी, तो 11.21 लाख करोड़ रुपए है, ये वाला हमने देखा। इसके बाद पूंजीगत व्यय किसके लिए होता है, अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो दीर्घकालिक, आप सोचो रोड बना दी, अस्पताल बना दिया, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो ये लंबे समय के लिए रहेगा, तो ये दीर्घकालिक के लिए होता है। इसके बाद है राजकोषीय घाटा नियंत्रण के जो कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे कि मतलब क्या राजकोषीय घाटे में चेंज आया, ये वाला क्वेश्चन सबसे फेवरेट होता है बजट में। तो कितना राजकोषीय घाटा आया, कितना क्या आया, तो सबसे पहले से एग्जैक्ट याद करते हैं। जैसे अभी जो घाटा है राजकोषीय घाटा, वो राजकोषीय घाटा याद करना है, जीडीपी का 4.8% है, 5% से नीचे, ये अच्छी बात ही है, कोरोना के दौरान ये ज़्यादा हो गया था, पर हम सही राह पे हैं, तो 4.8 के आसपास जो जीडीपी का है वो राजकोषीय घाटा है, पहला डाटा जो इम्पोर्टेंट करना। फिर राजस्व घाटा, राजस्व घाटा है वो 1.9 है जीडीपी का, तो ये दोनों डाटा पूछ लेगा कि फिजिकल और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये वाला है रेवेन्यू डेफिसिट और ये है फिजिकल डेफिसिट, तो ये दोनों याद रखनी। राजकोषीय घाटा रहेगा 4.8 जीडीपी का, और राजस्व घाटा कितना रहेगा, ये कम रहेगा राजस्व, तो राजस्व 1-2 रुपये राजस्व आता है, तो ऐसे याद कर लेना, राजस्व रेवेन्यू है 1-2 रुपये, और जो राजकोषीय घाटा है वो 4.8 के आसपास रहेगा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए अनुमान। उसके बाद अब सेम डाटा है, पर ये क्या है, अनुमान, ये पिछले वर्ष का अनुमान था, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इस बार के लिए अगर हम देखें ये अनुमान है अभी 25-26 क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ, तो अनुमान में क्या आया है, 4.4 रहेगा, जो 4.8 घाटा था वो अब घट के 4.4 रह जाएगा इस वर्ष, मतलब ऐसा मानना है। जबकि जो राजस्व घाटा 1.9 था वो अब कितना हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% जीडीपी का, तो ये याद रखना है, कम होगा घाटा, अच्छी बात है देश के लिए तो कि राजस्व घाटा कम होगा, तो निरंतरता सरकार के वित्तीय अनुशासन को दिखा रहा है कि कम। तो यहाँ पे क्या डाटा इंपॉर्टेंट है, 4.8 टाइप का दिखेगा, वो हो रहा है 4.4, ऐसा अनुमान है, पिछले वर्ष का एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 4.8 रहेगा। उसके बाद है जो रेवेन्यू वाला था 1.9 था, ये हो जाएगा 1.5, तो ये वाला इंपॉर्टेंट देखा हमने। इसके बाद है गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ प्रयास वगैरह करे गए हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले अत्यंत गरीबी है, जो वो मेन कितना होता है, ये अत्यंत गरीबी, तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट ने बताई है 2022-23 में अब केवल 2.3 रह गई। ये तो बहुत बड़ी बात है कि
पीआईबी और वर्ल्ड बैंक ने ये निकाला है डाटा मिलके कि जो भारत में 2022-23 में गरीबी है वो केवल और केवल 2.3 रह गई है, मतलब 2.3% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी नॉर्मल हम देखते ही हैं, ज़्यादा रहेगी, तो ग्रामीण में जो रह गई है वो 2.8 है, और शहरी में गरीबी लगभग समाप्त सी है, इनके अनुसार 1.1% शहरी गरीबी है। उसके बाद है, अगर हम देखें बीते दशक में, पूरे दशक की बात करें तो 17.1 करोड़ लोग, या फिर इन्हें ही कह सकते हैं 171 मिलियन लोग, या 17.1 करोड़ या 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं भारत में। तो गरीबी रेखा, क्योंकि सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, राशन वगैरह और ये सब है, तो उनके अनुसार क्या है 17.1 या 171 मिलियन लोग क्या हो चुके हैं, गरीबी रेखा से बाहर आ चुके। तो क्या देखा हमने, गरीबी, अत्यंत गरीबी है जो बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान वाला, वो गरीबी 2.3 रह गई है केवल, गांव में 2.8, शहर में 1.1, और 17 लोग जो हैं वो 17 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से बाहर आ चुके हैं सरकारी योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की वजह से। बहुआयामी गरीबी का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट में अगर समझें तो जैसे रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी तो ज़रूरत होती है, जैसे स्वच्छ पानी हो गया, उसके बाद है भोजन है, मतलब अच्छा भोजन, और भी जीवन की गुणवत्ता के लिए जो है मतलब आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, सुविधाएं, तो वो सारी चीज़ें होती बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी है जो 2019-21 में 16.4 से घटकर अब 2023 में 15.5 रह गई है। तो बहुआयामी गरीबी लगभग 15% है बहुआयामी, मतलब तो ये वाली चीज़ है कि। इसके बाद अगर हम आए बेरोजगारी के आंकड़े पर, तो ये डाटा बहुत बढ़िया डाटा है कि क्योंकि ये आएगा ही आएगा ज़्यादातर, कि जो अगस्त में मासिक जो निकलता है, जो इनका पीआईबी का आर्थिक सर्वेक्षण, उनके अनुसार क्या है कि राष्ट्रीय बेरोजगारी 5.1 है, राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी है 5.1 है। पुरुषों में बेरोजगारी 5% है, और जो श्रम में भागीदारी है, मतलब महिला की भागीदारी श्रम में, तो 100 में से 33 महिलाएं हैं वो श्रम में भागीदारी करती हैं, मतलब वो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का डाटा है उनके अनुसार ये काम कर पाती हैं। तो 33.7 है जो कि कमी है भारत में। तो ये वाली चीज़ हमने देखा है इसमें। तो मासिक बुलेटिन इनका आया था, पीआई जो भारत सरकार का, इसमें क्या क्या आया है अभी अगस्त में डाटा, कि बेरोजगारी दर कितनी है, बेरोजगारी दर 5.8 है, पुरुषों में 5% है, महिलाओं की जो भागीदारी है श्रम बल में भागीदारी वो केवल 33% है, और त्रैमासिक औसत जो है, त्रैमासिक औसत कितना है 5.6 के आसपास रहेगा बेरोजगारी का, जी औसत जो है त्रैमासिक ये कब कितना 5.6 के आसपास है। तो बेरोजगारी में स्थिरता और महिला श्रम भागीदारी में पहले से तो वृद्धि हुई है पर हालांकि कमी है, तो वो सारी चीज़ें ये अच्छे जीडीपी और इन सबको दिखा रहे हैं। अगला देखें जीडीपी के प्रमुख क्षेत्र का योगदान कौन कौन से क्षेत्र देते हैं। तो नॉर्मल अगर हम सोचें तो लोग कहाँ लगे हैं, एग्रीकल्चर में ज़्यादा, पर जीडीपी में रुपये कौन कमा के दे रहा है, सेवा क्षेत्र ज़्यादा। तो योगदान 55% है सेवा क्षेत्र का, मतलब अगर हमारी जीडीपी 100 रुपये है, अगर ये हम चार्ट में देखें तो 100 रुपये, अगर ये 100 का चार्ट है तो 100 में से 55% जो रुपए आ रहा है जीडीपी का, या फिर कह लें बजट में, वो किसका आ रहा है, सेवा क्षेत्र से आ रहा है रुपए। तो ये वाली चीज़ है कि, और वृद्धि दर जो है वो भी इन तीनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर सेवा क्षेत्र की है, 7.2 है। तो सेवा में 7 दिन लगे रहते हैं लोग, तो 7.2 सेवा में वृद्धि दर है, और 55% इसका योगदान है। दूसरे नंबर पे आए इंडस्ट्री, जो उद्योग होते हैं, कंपनी है, तो इंडस्ट्री जो है सेकंड वाला, उसका 29% योगदान है जीडीपी में। तो कितना है, सेवा क्षेत्र का 55%, उद्योग का 29%, पर इसकी जो वृद्धि दर है वो 6.2 है। उसके बाद एग्रीकल्चर का देखें, लगभग भारत के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे, पर केवल योगदान जो है वो जीडीपी में वो कितना है, 16% है जीडीपी में योगदान। जो फाइनेंशियल ईयर ये वाला जो डाटा है वो 23-24 के बाद का है, तो 16% योगदान है। उसके बाद जो वृद्धि दर है वो भी 3.8% है वृद्धि दर भी। तो क्या क्या देखा, 16% कृषि का, 29% उद्योग का, और सेवा क्षेत्र का 55% योगदान है। बाकी वृद्धि दर भी सेम उसी फॉर्म में ये वृद्धि दर रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें मुद्रास्फीति वगैरह, तो मुद्रास्फीति में अगर हम देखें तो CPI, मतलब जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, उसके आधार पर जो मुद्रास्फीति है वो अगस्त
अगस्त 2025 में कितना है 2.07% है, जो जुलाई में 1.61 था कि तो मतलब ये वाली चीज़ है। मेन जो है हमें कितना रखना है 3 से 4% के बीच में रखना होता है, 3 से 4% के बीच में रहे तो वही चल रहा है अभी लगभग। तो औसत वार्षिक जो है 3.4 के आसपास रहेगा, मतलब तो 2 के ऊपर ही है, तो ये है। इसके बाद है अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आम जनता की क्रय शक्ति को प्रभावित करता है कि उपभोक्ता क्या खरीदता है, महंगाई कौन सी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं उपभोक्ताओं की, तो क्या याद रखना उपभोक्ता का जो अभी अगस्त का डाटा है वो 2.7 है। औसत पूछा जाएगा, एक महीने का तो नहीं आएगा क्योंकि हर महीने चेंज हो रहा है, जैसे जुलाई में इतना था ही। औसत वो है 3 से 4 के बीच में है, अभी चल रहा है। उसके बाद है WPI का देखें, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है थोक वाला, थोक मूल्य सूचकांक, तो ये जो है इसकी वृद्धि चल रही है 0.52% के आसपास। और थोक मूल्य सूचकांक व्यापारिक स्तर पर मूल्य का परिवर्तन देखता है, WPI आम जनता का और ये व्यापार स्तर पर, क्योंकि होलसेल कौन खरीदता है, व्यापार। कम वृद्धि दर आर्थिक स्थिरता का संकेत है। अब सोचो होलसेल में रेट एकदम से बढ़ जाए, एकदम से घट जाए, तो ये गलत है ना। होलसेल धीमे धीमे बढ़े तभी तो सही देश की इकोनॉमी जा रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर हम देखें व्यापार के कुछ आंकड़े हैं जो कि ज़्यादा ही हैं, तो सबसे पहला है आंकड़े कुछ देखते हैं कि जो हमारा कुल निर्यात है वो 824 है, कुल निर्यात है 824, जिसमें 6% की वृद्धि हुई है। ये डॉलर है, अरब डॉलर में, तो ये चीज़ याद रखनी है, अरब डॉलर में मेन वो अरब डॉलर ही देगा, नंबर जो है वो याद रखना है, 824 याद रखना है, कुल निर्यात है ये वाला देखें। उसके बाद है वस्तुओं का निर्यात अलग से दे दिया है, तो वस्तुओं का निर्यात है। उसके बाद है पेट्रोलियम का निर्यात है अलग से, तो पेट्रोलियम का 374 है, पेट्रोलियम का जो 374 याद रखना है, 374 जो है ये पेट्रोलियम का निर्यात है, और 437 है ये वस्तु का निर्यात है, वस्तु का केवल। क्या देखा हमने, टोटल निर्यात हमारा 824 है, टोटल भारत का निर्यात 824 अरब डॉलर का निर्यात है। उसमें से आधा निर्यात किसका है, वस्तुओं का निर्यात हम कर रहे हैं 437। पर पेट्रोलियम, गैर पेट्रोलियम निर्यात है उसमें 6% की वृद्धि हुई है, और ये 374 है। गैर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अलावा 374 है। उसके बाद कुल आयात की बात करें, कुल आयात भी तो देखना है हमें, तो कुल आयात अगर देखें तो 915 है। कुल आयात कितना है, 915 अरब डॉलर का है, जिसमें 6.85% की वृद्धि हुई है। तो 915 अगर हमें देखना है तो 915 क्या है, जो हमारा निर्यात है 915 के आसपास। उसके बाद अगर हम देखें व्यापार घाटा कितना है, तो मेन डाटा रहेगा वो व्यापार घाटा को लेकर रहेगा, तो 94.26 अरब डॉलर का जो हमारा व्यापार घाटा है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो डाटा देखे, इसमें क्या क्या हमने देखा, हमारा निर्यात 824 है, वस्तु का निर्यात कितना है 437, गैर पेट्रोलियम निर्यात है 374, व्यापार जो हम आयात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है निर्यात से ज़्यादा आयात करेंगे, तो ये 824 है और ये 915 है। तो जो घाटा हुआ हमें, कितना का घाटा हुआ है, लगभग 94 अरब डॉलर का हमें घाटा हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें, ये सब डाटा जो अभी नए डाटा के आधार पर ये बने हुए हैं। इसके बाद देखें कि प्रमुख निर्यात वस्तुएं जो हैं सबसे ज़्यादा, ये भी आरओ में पूछा गया था यही सेम, कि निर्यात वस्तुओं में सबसे ज़्यादा क्या था, उसमें पहला ही ऑप्शन था इंजीनियरिंग वाला। तो निर्यात वस्तुओं में सबसे ज़्यादा हम क्या बेचते हैं, इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, 116 अरब डॉलर की हैं, जिसमें 6% की वृद्धि। मतलब निर्यात में क्या ज़्यादा कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र, तो सेवा से जुड़ा क्या है, इंजीनियरिंग, ऐसे याद कर लेना। तो इंजीनियरिंग वस्तुएँ सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। उसके बाद दवाई हैं, और उसके बाद प्लास्टिक और वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला देखें जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्या क्या डाटा, तो अभी हमने देखा था एग्रीकल्चर में 16% के आसपास जीडीपी में योगदान है, पर जनसंख्या जो लगी है वो 46%। भारत की जो जनसंख्या है 2025 के आंकड़ों के अनुसार, वो जनसंख्या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, या भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। सोचो लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर है, तो 46 एग्जैक्टली है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में जीडीपी का योगदान 18% है, जो 18% जो अभी हमने देखा वो कितना आया, 16, वो अभी पिछले महीने आया है। बाकी जो बजट के अनुसार वो 18% है। पिछले दशक में कृषि का औसत 5.23 की वृद्धि दर रही है। पिछले पूरे दशक की अगर बात करें तो 5% की वार्षिक वृद्धि रही है। बजट में आवंटन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो डाटा भी हम देख रहे हैं बजट के आधार पर, तो बजट में कृषि के लिए कितना आवंटित किया गया है,
तो कृषि और कृषि कल्याण के लिए 25-26 का जो बजट है उसमें 1,37,756 करोड़ किया गया है। जो सेना का खर्च देखते हैं उन सबसे काफ़ी ज़्यादा कम है कृषि पे। तो अगर हम देखें एग्जैक्टली 137 याद रख लेना, 1,37,137 नंबर याद रखना, मेन बात है कि इतना हमारा जो है कृषि के लिए आवंटित किया गया है 137 लाख करोड़। तो ये वाला है और ये पिछले बार से कुछ ज़्यादा ही है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन, एक इनमें से क्वेश्चन आएगा कौन सा उत्पादन। तो देखें अगर हम अभी की बात करें, ये 13-14 का डाटा है कि 246 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ करता था। खाद्यान्न का मतलब टोटल अगर हम मेन खाने वाले जो जैसे गेहूँ चावल ये सब जोड़ दें तो 246 मिलियन टन हुआ करता था और वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़कर 353 मिलियन टन हो गया। तो 353 2024-25 में मिलियन टन हो गया। वृद्धि कितनी हुई है? 6% की वृद्धि हुई है। 21 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि रही है। तो ये वाली चीज़ देखा। उसके बाद खरीफ का अनुमान देखें, रबी खरीफ सबका अलग अलग होता है। तो खरीफ का जो अगर हम देखें बीते वर्ष की तुलना में कुछ ज़्यादा रहा है। इस बार 1647 मिलियन टन 2024 का अनुमान है और कृषि क्षेत्र की वृद्धि है 4.6 है, जो कृषि क्षेत्र की है इसमें वृद्धि देखें तो। और जो जीबी है कृषि से जुड़ा वो 30.23 है फाइनेंशियल 2023 के अनुसार। इसके बाद कृषि जोत का आकार घट रहा है लगातार। ये नॉर्मल हम समझ ही सकते हैं कि जो जोत का आकार है वो क्या है, घट रहा है भारत में। तो भारत में 2005 में औसत जोत 123 मतलब 1.23 हेक्टेयर हुआ करता था, मतलब लगभग कह सकते हैं 1.25 हेक्टेयर हुआ करता था। इसके बाद फिर ये घटता चला जाएगा और 2000 अगर हम 25 का आंकड़ा लें तो 2025 में 1.08% रह गया हेक्टेयर। मतलब जो 2-3 था उससे 1 मतलब 1 के आसपास ये आ गए हैं, 0 पॉइंट में ही तो है 1.08 है। तो लगभग हम कह सकते हैं 1 हेक्टेयर भारत में कृषि का जोत का आकार रह गया है। और जो 2047 का अनुमान बताया गया कि ये आधा हो जाएगा, 0.6% हो जाएगा, मतलब हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये उसके बाद भारत में छोटे और सीमांत लोग कितने हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से, पूछ ले छोटे और सीमांत किसान होते कौन से हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। तो हमें नॉर्मली लग रहा है जब औसत ही 1 पे आ गया है तो 86% जो भारत के किसान है वो छोटे और सीमांत है जिन पे 1 हेक्टेयर मतलब 2 हेक्टेयर से कम है। 2 हेक्टेयर से कम का मतलब यही है। और बड़े बाकी जो 14% बचेंगे उन पे काफ़ी ज़्यादा खेत है। उसके बाद कुल जो परिचालन जोतें हैं लगभग 1400 करोड़ तक का अनुमान है। उसके बाद घटती जो जोत का आकार है ये बताता है कि कृषि और आने वाली समस्याएं जटिल रहने वाली हैं। अब अभी हमने खाद्यान्न का देखा था 353 के आसपास। अब चावल का देखें तो चावल का 135 मिलियन टन रहा है, गेहूं का 112 रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि एग्जैक्ट डाटा मेन है, गेहूं से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या होता है, चावल होता है। तो गेहूँ 112 है तो चावल 135 मिलियन टन है, लगभग काफ़ी अंतर आ गया, 20 के से भी ऊपर है। तो गेहूँ से ज़्यादा है चावल। उसके बाद गन्ने का देखें तो गन्ने का 442 मिलियन टन है, दालों का 26 मिलियन टन है, तिलहन का 40। सब नहीं डाटा याद करने, बस ये 2 याद कर सकते हो गन्ने का। तो गेहूं चावल और गन्ना, ये बाकी दाल वाल और इन सब का नहीं याद करना है। बागवानी में भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें अब हम, जो एमएसपी होता है हम जानते हैं एमएसपी। तो एमएसपी में क्या होता है, न्यूनतम समर्थन दिया जाता है किसानों को। अब चूंकि हम बेसिक यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेंट पढ़ रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट जानना है डाटा क्या है। तो अगर हम देखें धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 23 ऐसे लिखा मिलेगा, ऑड नंबर टाइप के मिलेंगे ये तीनों, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। ऐसे 9 मिल रहा है, बीच में 3 मिल रहा है, अजीब से नंबर है, ऐसे एग्जैक्ट टाइप के नहीं है। ऐसे इसमें 24-25 बढ़िया सा पढ़ने में 24 65-50, पर धान का जो है वो थोड़ा अजीब से नंबर है, 2-3 आएगा, 6-9, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर कुछ इधर उधर किया तो क्या याद रखना है कि 2300 के आसपास, 2350 के ऊपर चला गया है ये वाला रेट जो है, और लास्ट में क्या है 69। इसके बाद गेहूं का याद रखना है तो 2024 से हम 25 की ओर आए हैं तो 24-25 ये याद रखना आसान। मक्के का 2400 है, चने का 5650 है, और उसके बाद है अरहर का 7400 है। अरहर का कितना है, दाल का देखो 56 इंच का सीना की बात करते हैं तो चना खाओगे तो होगा तो 5650 है। अरहर की बात करें तो 7400 अरहर है। मूंग, ये वाली चीज़ मूंग वगैरह अब सबके याद नहीं रह करने, मूंग 9000 के आसपास है। सरसों ये तो कुंटल ज़्यादा महंगे होते ही हैं। अब देखें उत्पादक, अब यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा। जब हम बजट का हमने पढ़ा था, बजट वाला जो मतलब हम डाटा देखते थे उसमें
ये वाला डाटा अलग था, उत्तर प्रदेश नहीं था, पर ये जो पिछले महीने का डाटा ये अलग आया है, अभी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये चेंज हुआ है। तो चावल और गेहूं दोनों में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, ये हमें याद रखना है। कितना हुआ है क्या, ये चीज़ें नहीं याद रखनी, हमें मेन याद रखना है कि चावल में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ये चावल में रहेंगे टॉप पे। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हमें केवल 2-3 ही याद रख सकते, पंजाब नहीं है, मेन बात है। तो ये वाली मतलब टॉप 3 में तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इन 3 जगह पे चावल ज़्यादा हो रहा है। जबकि गेहूं की बात करेंगे तब भी उत्तर प्रदेश ही रहेगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा। गेहूं में क्या चेंज हुआ है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आ गया। एमपी का गेहूं स्पेशल होता है, थोड़ा मतलब अलग होता है। इसके बाद है पंजाब, हरित क्रांति इसी एरिया में तो हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब वाले में। और हरित क्रांति का मेन क्या था, गेहूँ, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में ज़्यादा होगा, उसके वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, पंजाब भी टॉप 3 में शामिल है। तो ये वाला याद रखना है। तो गेहूँ और चावल दोनों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अब इनके एक एक देखने हैं, लगभग एक याद रहे वही काफ़ी है। मक्के में उत्तर प्रदेश और वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। मक्का थोड़ा शुष्क वाले एरिया में होगा, तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इन दो में क्या है, मक्का। तो मक्का एम से, और एम से ऐसे याद कर लेना, मतलब माँ से मक्का, माँ से मध्य प्रदेश। उसके बाद कर्नाटक कर करेगा खाने में मक्का, तो कर्नाटक वाला हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश कर्नाटक। बाजरा की बात करें, ये देख के ही पता चल जाएगा, बाजरा राजस्थान में होगा ज़्यादा, क्योंकि शुष्क वाले एरिया में बिल्कुल होता है। तो बाजरा हो जाएगा राजस्थान में, राजस्थान के बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बाजरा, क्योंकि हमारे जनसंख्या ज़्यादा है, बाजरा खाते हैं ज़्यादा। उसके बाद ज्वार की बात करें तो ज्वार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या ज़्यादा है, ज्वार। अपने यहाँ ज्वार नहीं है ज़्यादा, तीनों में टॉप 3 में मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है शामिल। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक है, फिर राजस्थान आता है ज्वार में। तो क्या क्या देखा, मक्का में मध्य प्रदेश और कर्नाटक, बाजरा में राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ज्वार में महाराष्ट्र और कर्नाटक। एक एक ही याद रख सकते हैं टॉप का, उससे भी हो जाएगा जी। इसका दाल देखें तो कुल दलहन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। कुल दलहन में दाल में हमेशा मध्य प्रदेश ही टॉप पे रहता है ज़्यादातर, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद है राजस्थान। तो दाल में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र टॉप पे हैं, और उसके बाद है राजस्थान चौथे नंबर पे है दाल पे। उत्तर प्रदेश थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि पूछेगा टॉप 5 के दलहन में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, तो है चौथे नंबर पे दाल में हम है। 3 में कौन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तिलहन में अगर बात करें, ये दाल हो गई, ये तेल हो गए, तेल में टॉप पे कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लगभग सेम सा ही है, थोड़ा सा क्रम चेंज किया है, तीसरा वाला पहले पे आ गया है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सेम में रहे। तो दलहन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दालों में, और उसके बाद है तेल में राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये याद करना थोड़ा आसान भी है, क्रम से देखें, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ये तेल वाले मतलब राज्य हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक दालों का है, जबकि राजस्थान तिलहन में अग्रणी है। इसके बाद है गन्ना के देखें, गन्ना उत्तर प्रदेश उत्पादन है, गन्ना, चीनी की बात नहीं, गन्ने की हम पहले अभी बात कर रहे हैं। तो गन्ना का टॉप 3 है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये तो याद ही रहते, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा भले ही पूछा जा सकता है, कर्नाटक है जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला। इसके बाद कपास, कपास में महाराष्ट्र, गुजरात है। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, दोनों में ही काली मिट्टी है, दोनों में ही कपास है, पर दोनों में से किस में है टॉप पे, तो महाराष्ट्र आगे है गुजरात से ज़्यादा। गुजरात हालांकि कपास के लिए हड़प्पा काल से जाना जाता है, पर महाराष्ट्र है वर्तमान में कपास का शीर्ष उत्पादक है, और उसके बाद गुजरात है। और गन्ने में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक आएगा। कपास में कंफ्यूज होंगे हम गुजरात से। जूट की बात करें तो जूट हमेशा से ही फेमस है, पश्चिम बंगाल में ही हर टाइम से हो ही रहा है। जूट वाला जो एरिया, रस्सी वगैरह ये सब बनाते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि नदियों के किनारे ही होता है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार है, और उसके बाद असम आ जाएगा जूट वाले में। ऐसे ही अगर श्री अन्न का पूछ लेता है तो वो भी याद रखना है, श्री अन्न का राजस्थान है और महाराष्ट्र। श्री अन्न का अनाज में कौन सा रहता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये वाली चीज़ तो थोड़े हम अलग से देख लें इसमें। जैसे अनाज, टोटल अनाज का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश और यूपी और हम देखें एमपी, ये अनाज में है, टोटल अनाज में यूपी और एमपी ये टोटल। श्री अन्न में पूछ ले, क्योंकि सरकार चर्चा में करती श्री अन्न मतलब मोटे अनाज, तो राजस्थान है और उसके बाद है महाराष्ट्र है श्री अन्न में।
तो ये देखे हमने। इसके बाद कुल खाद्यान्न हो गया, दलहन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तिल में केवल तिल पूछे तो तिल में कौन सा आगे रहता है, पश्चिम बंगाल आगे रहता है। अब देखें कि बागवानी क्षेत्र का तेज़ी से विकास हो रहा है। अब डाटा इतना तो याद नहीं रखना, फल कितने हैं, सब्जियां कितनी हो रही हैं, 114 मिलियन, 367 बागवानी, 114 मिलियन फल हैं, 219 मिलियन टन सब्जी है, 28 मिलियन हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल है इन सब का, बागवानी क्षेत्र का। तो बागवानी में ये सब आ जाते हैं, तो ये वाली चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद बागवानी क्षेत्र की जो वृद्धि है वो MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए मिशन के तहत 2014-15 से इन तक मतलब ये अभी तक बढ़ा है क्षेत्र, तो ये वाली चीज़ रहेगी हॉर्टिकल्चर के लिए। उसके बाद पशुओं के संबंध में जनगणना वगैरह के लिए देखें अगर हम, तो पशुधन की 20वीं जनगणना हुई थी और इसमें 303 गौवंश हैं, उसके बाद 148 बकरियां हैं 303, और ये भेड़ें हैं और मुर्गी ये पालन है। मेन है कि जो दुधारू पशु हैं उनमें 6% की वृद्धि हुई है और विदेशी नस्ल में 27% की हुई। हम लोग आजकल विदेशी नस्ल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है पशुधन में सबसे ज़्यादा क्या है, एक बार ऐसा पूछा गया था, सबसे ज़्यादा क्या है, मवेशी सबसे ज़्यादा, फिर बकरी है, फिर भैंस है। मतलब बकरियों से कम है भैंस है, और भेड़ सबसे कम, मतलब इन चार में। तो मवेशी सबसे ज़्यादा है, बकरी फिर भैंस है, मवेशी बकरी भैंस अगर पूछा जाए। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो विश्व में भारत सबसे टॉप पे ही रहता है, और भारत में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है टॉप पे। अगर दुग्ध में देखें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। अपने यहाँ 239 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन हुआ है कुल, और ये 24% क्या 25% ही मान लो, 24 पॉइंट अगर 75 से है तो ये 25% के आसपास भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन कर रहा है। और जो भारत में उपलब्धता है वो 471 प्रति ग्राम है। दुनिया में कितना है 329, भारत में लगभग आधा लीटर दूध के आसपास प्रति व्यक्ति है। अंडे की बात करें तो अंडे में वार्षिक मतलब 103 अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्धता है हमारे यहाँ। शीर्ष राज्य देखने हमें मेन, तो अंडे में अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना साउथ में है। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना वाला एरिया, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये टॉप 3 में है, पर दूसरे नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु है। मांस में देगा तो मांस में पश्चिम बंगाल और सेकंड थोड़ा अलग सा लगेगा, उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, तो ये वाली चीज़ याद रखनी। मांस उत्पादन में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, पहले पे पश्चिम बंगाल आएगा ही आएगा। इसके बाद अंडा उत्पादन में हम कौन से स्थान पे, टोटल में अंडा उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे हैं। इसके बाद है ऊन उत्पादन में देखें अगर हम, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है, और लद्दाख, जम्मू कश्मीर इसके बाद आएंगे। मेन है राजस्थान टॉप पे है ऊन में, मतलब कहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं हम, जम्मू कश्मीर से, पर ऊन उत्पादन में राजस्थान टॉप पे, लद्दाख दूसरे पे, जम्मू कश्मीर तीसरे पे है। और कृषि में योगदान जो है, कृषि जीवीए में योगदान है पशुपालन और ऊन वगैरह का, ये है 5.5। पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब ऊर्जा क्षेत्र स्थापित क्षमता, अगला चैप्टर देखें। तो ऊर्जा क्षेत्र सबसे ज़्यादा भूतापी ऊर्जा वही कोयला वगैरह से निकालते हैं, उसका सबसे ज़्यादा है। गैर जीवाश्म ईंधन का जो योगदान है वो 49% है। ये थोड़ी अच्छी चीज़ है कि कम हुआ है, मतलब 50%, 51% हमारे रिन्यूएबल है। और गैर जीवाश्म ईंधन का जो अगर हम बात करें, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोल, गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान अब 49 हो गया है, मतलब लगभग हम 50 पे आ गए हैं। 235 गीगावाट है, जो भारत में हरित क्रांति को दिखा, मतलब हरित ऊर्जा को दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा तापी ऊर्जा, अगर ये क्रम पूछता है पेपर में, तो तापी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहेगा। तापी ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन, जैविक इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा सबसे लास्ट की तरफ रहेगा। तो क्या क्या याद रखना है हमें, सबसे जो ज़्यादा है वो कौन सा है, जो भूतापी ऊर्जा रहेगा, तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। भूतापी ऊर्जा सबसे ज़्यादा, सौर ऊर्जा उसके बाद दूसरे नंबर पर सौर ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा का हमारे यहाँ 110 गीगावाट है सौर ऊर्जा का। हालांकि विश्व में हम तीसरे स्थान पे, सौर ऊर्जा इंपोर्टेंट भी पूछा जा सकता है कि थर्ड स्थान पे हम विश्व में सौर ऊर्जा। उसके बाद सौर के बाद आता है पवन, ये 110 है, 110 गीगावाट है। और जबकि बात पवन की बात करते हैं तो 51 गीगावाट है, 51 गीगावाट। जल विद्युत है जो हाइड्रो वाला, मतलब जल विद्युत, ये 48 के आसपास है। जैव वाले की बात करें तो 11 के आसपास है गीगावाट। और जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला है
जो बात करें वो वार्षिक जो नवीकरणीय ऊर्जा की कुल बिजली में जो वृद्धि हुई है 2014 से वो 17% की वृद्धि लगभग हो रही है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी है इसमें। तो ये क्रम याद रखना है, पवन, सौर, पवन, हाइड्रो और ये है। इसके बाद बिजली उत्पादन में क्या क्या हुआ है, तो 2014 में मतलब 15 में जो यूनिट थी वो 1168 बिलियन यूनिट थी। इसमें 56% की वृद्धि हो गई है, क्योंकि अब 1824 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादकता हो रही है। तो ये वाली चीज़ अगर हम वृद्धि देंगे। उसके बाद 100% गाँव में विद्युत, मतलब हर गाँव में बिजली पहुंच चुकी है अप्रैल 2018 तक ही। तो ये वाली चीज़ देखनी है इसमें। प्रति व्यक्ति खपत कितनी होती है, तो 1395 किलोवाट के आसपास है, जो 45% की वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में लगभग। तो ये चीज़ है। इसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो नवीकरणीय ऊर्जा में स्थापित अक्षय ऊर्जा जो क्षमता है, अक्षय ऊर्जा जो हमारी क्षमता है, वो चीज़ याद रखनी है, 226 गीगावाट है। 3 गुना वृद्धि हुई है इसमें। हालांकि 10 साल में 2014 की जब हम बात करते हैं, तो 14 में ये केवल 76 हुआ करता था। तो लगभग 3 गुना वृद्धि होके 226 गीगावाट हो चुकी है ये अक्षय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल वाली। उसमें सौर ऊर्जा 110, 51 अभी देख ही लिया, ये सब है इनका योगदान है। कुल बिजली में नवीकरणीय की हिस्सेदारी केवल रिन्यूएबल की एनर्जी की कुल बिजली में, ऊर्जा की बात नहीं कर रहे, बिजली बनाने में, तो 22% का योगदान हो गया है इसमें। इसके बाद 3 गुना इसकी वृद्धि हुई है, ये हमने देख ही लिया है। अगला बात करें, प्रमुख योजना है ऊर्जा सुरक्षा के लिए। जैसे सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया था 2023 में। इसमें 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य था। किसका? ग्रीन हाइड्रोजन। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन था, और उसमें 19,000 करोड़ का व्यय आएगा। ये सारी चीज़ मेन है कि लक्ष्य कब तक है, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन का। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घर को मुफ्त बिजली देने के लिए योजना आई थी। इसका लक्ष्य है 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को रखना है, घर घर में सौर ऊर्जा पहुंचानी है। कुसुम वाले हैं, PM कुसुम, कृषि में डिजिटलाइजेशन। कुसुम वाले मतलब कृषि में अब हम क्या लगाएंगे, कुसुम में जो सौर पंप, सोलर पंप, ऐसे बिजली से पंप चलते हैं, तो सोलर पंप क्या क्या देगा। ग्रीन हाइड्रोजन में 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन। PM सूर्य घर बिजली योजना 30 गीगावाट के आसपास हमें क्षमता बढ़ाना है। और PM कुसुम क्या है, सोलर पंप लगाने वाला, इसमें 40 के आसपास रहेगा। इसके बाद LPG वगैरह ये कनेक्शन, ये डाटा बहुत ज़्यादा है, तो हमें हल्का सा याद रखना है। लगभग 32 के आसपास कुछ जगह 3-2 घरों में क्या है, LPG है। उसके बाद है जो PNG वाला है, ये कितना है, 1 करोड़ के आसपास है। CNG है, वो भी है। अभी ये सब डाटा कन्फ्यूज ही करेंगे, तो ये ना बहुत सबको रटना नहीं है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षमता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, परमाणु ऊर्जा, क्योंकि वर्तमान में परमाणु ऊर्जा को बहुत सरकार प्रमोट कर रही है। तो परमाणु ऊर्जा की बात करें, तो ये 8,780 मेगावाट है, 71% की इसमें वृद्धि हुई है 10 वर्षों में। तो परमाणु ऊर्जा का ये चार्ट याद रखना है, 8,780, तो ये है। उसके बाद अगर हम देखें शीर्ष राज्य किसमें, परमाणु ऊर्जा में, गुजरात में अगर हम बात करें, गुजरात में 64 है। महाराष्ट्र में, गुजरात महाराष्ट्र 2 याद रख सकते हैं परमाणु ऊर्जा में। अब देखो गुजरात वैसे ही इंडस्ट्री में ज़्यादा है, तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो परमाणु भी लगा दी। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है अगर हम राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी है, राजस्थान रहता ही है सौर ऊर्जा में अग्रणी। तो अगर हम देखें जो गुजरात है, गुजरात में सौर, मतलब राजस्थान किस में आगे है, सौर ऊर्जा में राजस्थान आगे रहेगा, ये चीज़ याद रखनी है इसमें। उसके बाद पवन ऊर्जा में अगर पूछ ले कौन सा ज़्यादा रहता है, तो पवन ऊर्जा में तमिलनाडु आगे रहता है। पवन ऊर्जा में तमिलनाडु, और गुजरात हाइड्रो वाले में भी रहता है। गुजरात आगे एक तो इसमें भी है, और गुजरात अलग से है, मतलब परमाणु में भी गुजरात है, गुजरात हाइड्रो वाले में भी है, मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती उसमें भी गुजरात टॉप पे रहता है। तो और टोटल में भी गुजरात टॉप पे ही है, मतलब कुल बिजली क्षमता, ये वाली बिजली क्षमता कुल बिजली क्षमता। तो गुजरात महाराष्ट्र ये कुल बिजली क्षमता में टॉप पे है। सौर ऊर्जा में कौन सा है, राजस्थान टॉप पे है, और राजस्थान के बाद गुजरात है सौर ऊर्जा में। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद पवन ऊर्जा में महाराष्ट्र है। और जब हाइड्रो जल वाली बात करते हैं, तो हाइड्रो है वो कितना है, 15 वहाँ पे लगभग गीगावाट के आसपास है हाइड्रो का।
गुजरात में इम्पोर्टेंट है हाइड्रो वाला, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो महाराष्ट्र है। तो पवन में भी महाराष्ट्र सेकंड पे और हाइड्रो में भी महाराष्ट्र सेकंड पे है। तो ये चीज़ हमने देखी डाटा। इसके बाद खनिज मिनरल्स वगैरह के देखें तो लौह का जो मिलियन मीट्रिक टन है 274 लौह है इसका है, मैग्नीज का 3 मिलियन मीट्रिक टन है, मतलब वृद्धि हुई है सब में। अब जो डाटा आएगा पेपर में वो ये आ सकता है कि लौह में हम विश्व में तीसरा सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो विश्व का तीसरा स्थान है लौह अयस्क में, हमारा कुल उत्पादन में 70% का हिस्सेदारी है उत्पादन में हिस्सा। इसके बाद है मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ में 3 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास ये रहेगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हम देखिए। तो क्या क्या हमें याद रखना है, लौह में 70%, कुल उत्पादन में 70% हिस्सा है खनिज उत्पादन के, कुल खनिज उत्पादन का जो है 70% जो हमारे यहाँ लौही है। और ये हमें दुनिया में लौह इसको उत्पादन में, ये क्या है उत्पादन में हम किसी मतलब कौन सी रैंकिंग पे है, तीसरे रैंकिंग पे अगर हम पूछा जाएगा। उसके बाद है मैग्नीज, क्रोमाइड, ये सबका डाटा याद नहीं करना है, खनिज है बस ये याद रखना है इसमें। इसके बाद है विश्व में एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये चीज़ याद रखनी है, एल्यूमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड में उड़ीसा टॉप पे रहेगा और झारखंड और गुजरात है, उड़ीसा झारखंड और गुजरात है, उड़ीसा झारखंड और गुजरात बॉक्साइड में। तो क्या क्या याद रखना, एल्यूमिनियम में कौन सा है टॉप पे, एल्यूमिनियम में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है सेकंड पे। जबकि बॉक्साइड में अगर हम बात करें राज्य की बात देख रहे हैं तो राज्य में उड़ीसा टॉप पे है, झारखंड टॉप पे पास पास ही है और गुजरात 3 में है। इसके बाद अगर हम देखें अगला डाटा जो खनिज तांबा वगैरह के लिए है तो टॉप 10 देशों में हम शामिल हैं, तांबा में जिंक वगैरह ये सब का ये नहीं डाटा याद रखना है, ये खनिज वाला इतना। इसके बाद अब जो राज्य बार है इनमें से क्वेश्चन रहता है। कोयला उत्पादन की बात करें तो कोयला उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड टॉप पे हैं और भंडार में भी सेम सी रैंकिंग मिलेगी। तो क्या क्या याद रखना, अगर हमें कोयला का अगर हम देखें तो कोयला उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जैसे अगर हम मैप बनाएं तो अगर हम 3 याद रखना चाहें तो उड़ीसा उत्पादन में भी टॉप है, भंडार में भी टॉप है। इसके बाद उत्पादन में आएगा छत्तीसगढ़, पास में लगा है छत्तीसगढ़, तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ आएगा और सेकंड नंबर पे फिर झारखंड आएगा। ये क्रम रहेगा 1 2 3 ऐसे करके क्रम 1 2 3। तो ये पर जब हम देखेंगे तो हमने क्या देखा, उत्पादन में 1 2 3 रहेगा ऐसे स्टेट रहेंगे, पर ये क्रम बदल जाएगा भंडारण में। भंडारण में क्या क्रम रहेगा, उड़ीसा टॉप पे है, झारखंड दूसरे पे है और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। तो ये ऐसे याद रखना है। लौह अयस्क की बात करेंगे, लौह अयस्क देखो उड़ीसा में होता है और नीचे की तरफ कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। पर जो अगर हम उत्पादन और भंडारण की बात कर रहे हैं तो रैंकिंग में बहुत काफ़ी बदलाव हैं। उड़ीसा भंडारण देखो, उड़ीसा ही उड़ीसा चमक रहा है चारों तरफ, उड़ीसा कोयला, लोहा, बॉक्साइट सब में उड़ीसा है। अगर पूछ ले उड़ीसा किन किन में टॉप पे तब भी याद रख सकते हैं। अब लोहा की बात करें तो लोहे की बात करें तो उत्पादन में लोहा में उड़ीसा के बाद कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़ सेम है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक आ जाएगा बस तीसरे पे, झारखंड नहीं है। उड़ीसा, कर्नाटक और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये 3 है लौह उत्पादन में। जबकि भंडारण की बात करेंगे तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ फिर कर्नाटक आएगा। तो ये वाली रैंक और ये वाली रैंक 3 3 अगर देखें तो सेम ही है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। लोहा का भंडार हो चाहे कोयले का भंडार हो, दोनों ये चीज़ कॉम्बिनेशन बना सकते, भंडार एक जैसे हैं लोहा और कोयला को, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। जबकि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में कौन टॉप है, उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तीसरे में चेंज हुआ है झारखंड और यहाँ हो गया है कर्नाटक। बॉक्साइड में केवल पहला दूसरा बहुत काफ़ी है, इतना नहीं याद रखना है। बॉक्साइड में क्या याद रखना है कि उड़ीसा टॉप पे है, झारखंड दूसरे पे ज़्यादा से ज़्यादा है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भंडार में है। इसके बाद मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केवल इतना सोचना है हमें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मैग्नीज में है और भंडारण में उड़ीसा है इसमें भी। तो उड़ीसा देखो भंडारण में लोहा, मैग्नीज, कोयला और मतलब कोयला हो गया, लोहा होगा, बॉक्साइड हो गया और मैग्नीज हो गया, सब में टॉप पे है। राज्य बार अगर हम भंडार देखें तो सोना पिछले 1 2 वर्षों में बिहार का काफ़ी चर्चा में आया था कि बिहार टॉप पे जा रहा है और ये
सब चीज़ें, पर जो अभी का डाटा है वो हमें यही रखना है जो पहले पढ़ते थे। पहले क्या पढ़ते थे हम, कर्नाटक, कोलार खान जो KGF वाला वो चलता ही है स्टोरी, तो कर्नाटक टॉप पे रहेगा हमेशा से ही, मतलब पहले से भी है। तो कर्नाटक, झारखंड आएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, कर्नाटक के बाद झारखंड है सोने में, तो कर्नाटक के बाद क्या है, झारखंड आ जाएगा। इसके बाद बात करें, कर्नाटक झारखंड हो गया, हीरा में मध्य प्रदेश पन्ना एरिया है ये, मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश आएगा हीरा में। कोहिनूर हीरा जो निकला था वो इसी एरिया से तो निकला था मतलब, तो आंध्र प्रदेश और इस सब से, तो कर्नाटक वाला एरिया याद रखना है। और झारखंड सोने में, हीरा मध्य प्रदेश पन्ना और आंध्र प्रदेश। तांबे की बात करें तो राजस्थान है, खेतड़ी राजस्थान याद करो, ताम्र पाषाण सभ्यता और हड़प्पा में खेतड़ी राजस्थान तो फेमस था, हड़प्पा और उससे पहले भी, तो ताम्र राजस्थान और झारखंड से निकलेगा। इसके बाद है यूरेनियम, आंध्र प्रदेश से, केवल एक याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड। यूरेनियम में, क्रोमाइट में उड़ीसा है पहला, केवल याद रख सकते हैं क्रोमाइट में। और संगमरमर में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है संगमरमर में। तो ये हमने सब भारत में राज्यवार खनिज देखे। उसके बाद कुछ है जो और अभी डाटा आया है, जैसे प्रति लाख मातृ मृत्यु दर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1 लाख जो माँ जन्म देती हैं जब बच्चों को, तो उनमें कितनी बार उनकी मृत्यु हो जाती है, कितनी, तो 93 नंबर है, काफ़ी ज़्यादा ही। अगर हम विकसित देशों से तुलना करें कि 1 लाख पे 93 जो मातृ मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। पर अगर हम पहला अपना ही आंकड़ा देखें तो उससे हमने काफ़ी सुधार किया, 130 से घटकर अब 93 हो गया है। इसके बाद अगर हम देखें शिशु का, ये 1000 पे इंपॉर्टेंट है, मातृ मृत्यु दर 1 लाख पे देखते हैं, जबकि शिशु मृत्यु दर 1000 पे देखते हैं। इसमें क्या है, शिशु मृत्यु 1000 पे 27 चल रहा है, और 2014 से 39 मतलब बच्चों की मृत्यु हो जाती थी 1000 जन्म लेते थे, और अब कितना रह गया है, 27 है। पर अब भी हम वही बात है, हम विकसित देशों से बहुत पीछे हैं इन मामलों में। GDP की बात करें तो स्वास्थ्य पे खर्च जो है वो 9 लाख करोड़ के आसपास 2022 से है, और 3 GDP का 3.8 है। ये तो सही है काफ़ी ज़्यादा, पर तब भी हमें 4 के ऊपर ले जाना है। सरकारी स्वास्थ्य खर्च, मतलब जो स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है उसमें सरकार का हिस्सेदारी ज़्यादातर 48% ही है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है इस बार के लिए। राजकोष, जैसे काफ़ी देर राज्य देख रहे हैं, जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, ये फेमस तो चल रहे हैं, पर अगर हम उनके राजकोष देखें तो अच्छा नहीं है। मतलब राजकोषीय स्वास्थ्य का मतलब कि वो राज्य कितने बढ़िया, उनके यहाँ राजस्व प्रबंधन है, कर्जा कम लेते, ये सारी चीज़ें। तो उड़ीसा टॉप पे है, शीर्ष स्थान पे। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, इंपॉर्टेंट लगेगा, छत्तीसगढ़ कहाँ से आ गया, पर छत्तीसगढ़ है, ये ऋण प्रबंधन में अच्छे हैं। उसके बाद गोवा में लोग इतने घूमने जाते तो राजस्व अच्छा है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो छत्तीसगढ़ में लोग जाएंगे, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में जाएंगे, और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में जब घूम लेंगे तो उसके बाद बचेंगे तो गोवा घूमने जाएंगे, तो ये याद रखना। झारखंड और गुजरात, ये उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है, मतलब टॉप में तो नहीं है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में 24 करोड़ कुल विद्यार्थी हैं, मतलब सब 140 करोड़ ऊपर हैं, तो 24 करोड़ हम पढ़ ही रहे हैं केवल, तो शिक्षा है ये कुल विद्यार्थी। ये डाइस करके ये जिनका सूचकांक सरकार लेके आई वो है। इसका दी कुल शिक्षक कितने, ये सब नहीं याद करना है। अनुपात भले ही देख लें, 42 पे 1 है, मतलब 42 छात्रों पे 1 शिक्षक है, तो ये वाला अब कितना हो गया, 24 पे। इसके बाद है नामांकन ड्रॉप आउट जो है 93 प्राथमिक में जाते हैं, उच्च शिक्षा केवल 77% नामांकन कर पाते हैं, और युवा साक्षरता 97% है। जबकि ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ देते हैं, 1 से 2% बच्चे छोटे पे ही स्कूल छोड़ देते हैं, मतलब वो 5वें तक भी नहीं बढ़ते। उच्च शिक्षा में 5% है, मतलब इंटर कर लिया, BSc पर हायर नहीं कर पाए, तो ये वाली चीज़ें रहती हैं। इसके बाद बाकी देश में क्या क्या चल रहा है, अभी 23 IIT हैं, 20 IIM हैं, मेडिकल कॉलेज 1200 मतलब विश्वविद्यालय 1200 हैं, मेडिकल कॉलेज 780 हैं। जो लड़कियों के लिए शौचालय है वो पहले 30% था, 91% हो गए हैं, ये अच्छी चीज़ रही है। बिजली की उपलब्धता, पहले स्कूलों में केवल 20% बिजली स्कूलों में हुआ करता था, अब 86% स्कूलों में बिजली आसानी से पहुंच चुकी है, ये वाली चीज़ें सब बढ़िया हैं। 2030 तक नामांकन का अनुपात हमें 100% लेना है, मतलब हर बच्चे का एडमिशन हो 100%, 2030 तक हमें ये लक्ष्य रखा है। 35 तक हमारा जो उच्च शिक्षा में 50% जो हिस्सेदारी कर लेनी है, जो उच्च शिक्षा भी हम देख रहे हैं इसमें, उच्च शिक्षा में, तो उच्च शिक्षा में अभी केवल नामांकन है 77, पर उच्च शिक्षा में एजुकेशन थोड़ी ना प्राप्त कर रहे हैं उतना अच्छा, तो ये वाली चीज़ हमने देखी।
इसके बाद अगर हम देखें वन स्थिति की रिपोर्ट, ये वाला डाटा काफ़ी इसमें से इम्पोर्टेंट रहेगा। वन स्थिति की रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आई है, 1987 से आ रही है। देहरादून का जो संस्थान है वो देता है, हर 2 वर्ष में आती है। सब बेसिक इसके जो हम पढ़ते हैं हमेशा स्टैटिक में, तो ये वाली चीज़। अब देखें अगर ये डाटा, तो भारत में जो कुल वनावरण और वनावरण का मतलब होता है, एक तो वन होते हैं, जैसे जो वन है वो वनावरण वृक्षावरण दो, पर वनावरण है, पर वृक्षावरण का मतलब जैसे रोड के किनारे वृक्ष लगे हैं, शहर में वृक्ष लगे हैं, पार्क में लगे, ये सारी चीज़ें वृक्षावरण में आती हैं। तो वनावरण अलग चीज़ है, वृक्षावरण अलग है। अगर हम दोनों को मिला दें वनावरण और वृक्षावरण को, तो 2,27,353 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 25.17% है। मतलब भारत का 100 अगर एरिया है तो उसमें से 25% क्षेत्र पर वन है। पर जो 1988 की हमारा जो पर्यावरण की नीति थी, वन की नीति है, उसमें कहा गया 33% होना चाहिए। तो ये हमने बेसिक देखा और ये वनावरण वृक्षावरण देख लिया। इसके बाद अगर हम बात करें केवल वनावरण की बात करें तो 21 पॉइंट है, मतलब जो घने वन हैं वो केवल 21% है, केवल तो नहीं है पर सही है, 21.76 है। और ये है 715, मतलब 7,000 जो है वर्ग किलोमीटर है। तो ये वाली 7,15,343 ये वर्ग किलोमीटर। इसके बाद वृक्षावरण देखें तो 3.41 वृक्षावरण है, 3-4 वृक्ष लगे होते जहाँ था, और ये टोटल मिला के ये हमने देख ही लिया है। उसके बाद वृद्धि हुई है, टोटल में बिल्कुल वृद्धि हुई है। तो वृद्धि याद रखना है कि थोड़ी वृद्धि हुई है। झाड़ियों की भी पूछी जा सकती है, तो झाड़ियाँ जो हैं, स्क्रब लैंड जो होता है झाड़ियाँ, स्क्रब वो 1.33 है उनका परसेंटेज। तो हमने ये पूरा देख लिया है। वनावरण वृक्षावरण इन सब में वृद्धि हुई है। अब देखें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रम देगा पेपर में वो ये देगा, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है। सर्वाधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश देख के थोड़ा लगेगा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा भी देखने में थोड़ा अजनबी टाइप का है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब सोचो वृद्धि तो वहीं ज़्यादा होगी या कम लगे होंगे, जहाँ पहले से वनावरण वृक्षावरण है वहाँ थोड़ी कम देखी जाएगी। तो यही याद रखना है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आसपास, फिर राजस्थान, सर्वाधिक ये हो गए। अब ये टोटल था वृद्धि। अब केवल वनावरण में वृद्धि देखें तो वन में वृद्धि मिजोरम और गुजरात में सबसे ज़्यादा हुई है वृद्धि, मिजोरम में और गुजरात में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ है, या सबसे ज़्यादा होगा वहाँ कमी आएगी। अब सोचो कहीं बहुत सारा किसी के पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा उसमें से चला गया तो क्या दिक्कत है। तो वैसे ये सबसे ज़्यादा कमी जो आई है वो मध्य प्रदेश में आई, क्योंकि इनके यहाँ पर हेक्टेयर और पूरा मतलब जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। तो वनावरण में सबसे ज़्यादा कमी मध्य प्रदेश में आई, कर्नाटक में आई है, और लद्दाख में भी है। मध्य प्रदेश कर्नाटक 2 याद रख सकते हैं काफ़ी। कार्बन स्टॉक अगर हम देखें तो ये वाली चीज़, अगर हम कार्बन स्टॉक की बात करें तो कार्बन स्टॉक का मतलब कार्बन कैप्चरिंग और ये सब चीज़ें, तो उसमें कार्बन सिंक 30 बिलियन टन है CO2 का। बस थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि ये 7-2 करके नंबर मिलेगा टन में, और बिलियन टन है ऐसे कुछ मिलेगा। बाँस की बात करें, बाँस में अधिकतम बाँस उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, अभी देखा टॉप पे ही रहता है। तो मध्य प्रदेश वनावरण में तो बाँस में भी टॉप पे है। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा अलग सा है, अरुणाचल प्रदेश बांस में टॉप पे दूसरे, ऐसे याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश साइड पांडा पाए जाते हैं, रेड पांडा, और वो चाइना में भी पाए जाते हैं, वो बांस खाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश बांस में दूसरे स्थान पर रहेगा। अगला है सरकारी योजनाएं वगैरह। लास्ट हमारा कौन सी योजना है, एक क्वेश्चन कभी कभी क्या वो हर साल आ ही आता है कि कौन सा कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और रह गई, जो वन की रिपोर्ट थी वो शायद डिस्कस नहीं की हमने। 18वीं रिपोर्ट थी ये, जो इस बार आई थी वो 18वीं रिपोर्ट थी, 1987 से आ रही है 2 वर्ष में ये। इसके बाद अब हम देखें योजनाएं किस वर्ष आई, बस इतना याद रखना। आयुष्मान योजना 2018, 5 लाख तक का बीमा स्वास्थ्य कवर मिलता है गरीब परिवारों को, ये हम जानते हैं। मिशन इंद्रधनुष 2014, ये टीकाकरण के लिए था बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में बैंक खाता खुलना। मुद्रा योजना छोटे व्यवसाय को ऋण देना 2015 में आया था, पहले खाता खुलवा दिया फिर ऋण दे दिया। उसके बाद है अटल पेंशन योजना, अब खाता खुला मुद्रा मिली, उसी में पेंशन में भी चला गया थोड़ा रुपये, तो पेंशन योजना है अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लिए 2015। अभी हम क्यों ये सब योजनाएं देख रहे हैं, अगर इनकी ईयर वाइज देखो तो या तो इनके 10 साल पूरे हुए हैं या 11 साल, मतलब 14, 24 ऐसे याद कर रख सकते हैं ना। तो पूछ लेगा किन योजनाओं की 2024 में 10 साल पूरे हुए हैं, या किन योजनाओं के 2025 में 10 साल पूरे हुए हैं, तो वो वाली चीज़ें भी ऐसे पूछी जा सकती। अटल पेंशन, जीवन ज्योति योजना, बीमा कवर, ये मिलेगा। बाकी योजनाएं देखें जैसे सर्व शिक्षा अभियान पूछ लेगा, 2001 से चला। मध्याह्न
अभियान मिड डे मील वाला 1995 से चल रहा है। सड़क ग्राम सड़क योजना 2000 से, आवास योजना 2015 से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से, समेकित बाल विकास योजना 1975, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बाल विकास योजना। इसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि, जो वो 500 रुपये के हिसाब से आते हैं ना, 6000 रुपये साल में, तो वही किसान निधि के 2019 में आए थे, वो कोरोना के आसपास, याद कर लेना इसे। फसल बीमा योजना 2016 में आई थी। कुसुम योजना जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया 2019 में आई थी। स्माइल है पुनर्वास के लिए, ये 2021 में आई थी, ये भी अच्छा है। पुनर्वास करना, जैसे लोग जो होते हैं उनका दोबारा से स्थापित करना, पुनर्वास और कौशल विकास, स्माइल योजना। उसके बाद है दिव्यांग विकलांग पुनर्वास योजना और दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना है, 1999 में आया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता 1995 में, वृद्ध निर्धन विधवा और इन सब के लिए सामाजिक सहायता 1995 में आया था। उसके बाद कुछ और योजना जैसे जल जीवन मिशन 2019 में आया था। हर घर जल आपूर्ति, जो पाइपलाइन देखते हैं ना आजकल गाँव में भी बिछ रही हैं, वो यही योजना है 2019 की। इसके बाद है नमामि गंगे 2014 में सरकार ने आने के बाद सीधे पहला योजना यही स्टार्ट करी थी। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन, जो शौचालय वगैरह लग रहे हैं। विकसित भारत कब तक बनाना है, 2047 तक। मित्रा योजना पार्क के लिए, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए, ये तो कपड़ों के लिए 2023 में आया था। सूर्य बिजली मुफ्त घर योजना, 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली देना है। पीएम स्वनिधि, स्वनिधि ये जो फेरी वाले होते हैं, जो मतलब ठेली वाले एक तरीके से, तो स्वनिधि है उनके लिए, उनको सशक्त करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना आई थी 2020 में। क्यों 20 में? कोरोना चल रहा था तो उनके लिए समस्या चल रही थी ना, तो स्वनिधि है। पोषण 2.0 2021 में, पोषण का विकास करना, कुपोषण मुक्त भारत बनाना। अग्निपथ योजना 2022, वो अग्निवीर वाली थी ये, और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये हमारा इकोनॉमी का ज़्यादातर पार्ट कंप्लीट हो गया, पर अब भी कुछ ऐसे टॉपिक रह गए हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पर ज़्यादातर चीज़ें इनसे कवर हो जाएंगी, पर एक पार्ट और लगेगा जिसमें हम टोटल कवर कर लेंगे।